हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली एंड ओलू स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आयो सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे तैयारी। तो स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत स्वागत करती हूँ आपका इस प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैं आप सभी को बता दूँ कि यूपी पुलिस की हम कर रहे हैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम करते हैं सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन के, यानी कि टोटल मिलाकर के 75 क्वेश्चन इसमें करते हैं डिस्कस। जिसमें सामान्य हिंदी में हम टोटल टॉपिक से क्वेश्चन उठाते हैं, जो भी टॉपिक हमारे दिए गए हैं सब्जेक्ट वाइज। और आपको मैं बता दूं, सामान्य अध्ययन के अंदर हम जीके जीएस, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल और अदर जितने भी पोर्शन से सामान्य अध्ययन के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो सब अभी हम डिस्कस करते हैं। यानी कि टोटल 75 क्वेश्चन का हमारा ये सेट होता है। डेली तो नहीं करते हम, लेकिन 1 डे के अल्टरनेटिव डेट से हम कर रहे हैं कि एक दिन नहीं होता एक दिन होता है, क्योंकि ऐसा होता है कुछ बच्चों के पास थोड़ा टाइम की कमी रहती है। तो जैसे कि मान लो आज अगर टेस्ट मिल जाएगा आपको, तो कल तक आप इस टेस्ट को अच्छे से लगा सकते हैं, 2 बार भी इसको लगा सकते हैं। इसलिए हम इसको अल्टरनेटिव डेट पर लेकर चल रहे हैं। तो अगर आप सभी इससे जुड़ना चाहते हैं, अपनी प्रैक्टिस को परखना चाहते हैं, अपनी तैयारी को देखना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए प्लेटफॉर्म है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये टेस्ट मिलने वाला है और आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से जांच सकते हैं। तो आज हम ये है यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 में होने वाला है। जहाँ तक उम्मीद है कि ये एग्जाम चुनाव बाद होगा, यानी कि जुलाई और अगस्त तक ये हमारा एग्जाम हो जाएगा। तो हमको अपनी तैयारी अच्छे से करते रहना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि जितनी अच्छी तैयारी होगी उतनी अच्छी हमारी जीत होगी, उतनी अच्छे हमारे नंबर आएंगे। हमको डर नहीं रहेगा कि क्या हम कट ऑफ पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं तीसरा टेस्ट पेपर स्टार्ट करने जा रही हूँ। आपको भी क्वेश्चन लगाना है, पढ़ना है और आंसर देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले हम सामान्य हिंदी का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे सामान्य अध्ययन। तो पहला क्वेश्चन दिया हिंदी का कि सिंधु उर्मी में संधि है। ऑप्शन है दीर्घ संधि, यण संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि। तो स्टूडेंट आज जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, जो सिंधु उर्मी है इसके अंदर क्या है, दीर्घ संधि है, यानी कि ऑप्शन नंबर है राइट आंसर हो जाएगा। अब दीर्घ संधि कैसे है थोड़ा मैं आपको डिटेल में भी बता देती हूँ। देखिए, सिंधु पहले लिखेंगे सिंधु, सिंधु का मतलब हो जाएगा सिंधु नदी, और उर्मी का मतलब हो जाए लहर। उर्मी को लिखते हैं बड़ा वाला ऊ और छोटी की मात्रा उसमें लगेगा रे। तो देखिए, जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं, ये दीर्घ हो जाते हैं। तो जब इससे कि जो दीर्घ हो जाते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगी, दीर्घ संधि होगी, और ये है स्वर संधि में आती है। और स्वर संधि आपको पता होगा 5 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहली संधि होती है दीर्घ संधि की। तो सिंधु उर्मी में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। कैसे ये सिंधु उर्मी संधि बनी है वो भी मैंने आपको बता दी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमको अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि खड़ी बोली का विकास हुआ है मागधी अभ्रंश से, अर्धमागधी अभ्रंश से, शोरसेनी अभ्रंश से या पैसाची अभ्रंश से। तो खड़ी बोली का विकास किससे हुआ स्टूडेंट, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मतलब कि आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, शोरसेनी अभ्रंश से क्या है, खड़ी बोली का विकास हुआ है। खड़ी बोली को सबसे ज्यादा मतलब खड़ी बोली का जनक किसको कहा जाता है, किसने इसके विकास में ज्यादातर अपना काम किया, तो आप बताएंगे अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को क्या है, खड़ी बोली का जनक कहा जाता है, जिनको तोताए हिंद भी कहा जाता है। तो कभी कभी आपसे जी के जीएस में ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगली स्लाइड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संधि किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है। ऑप्शन नंबर 1 है व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, ऑप्शन नंबर बी है जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, भाववाचक से जातिवाचक या व्यक्तिवाचक से भाववाचक। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आप मुझे राइट आंसर बताने वाले हैं। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के पी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जातिवाचक को हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट कर दिया। देखिए, राष्ट्रपिता को एक जाति होती है, जैसे कि राष्ट्रपति एक जाति हो जाएगा, लेकिन अगर हम कह देंगे कि महिला राष्ट्रपति, पुरुष राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल ये जितने भी बड़े बड़े पद होते हैं ये शायद जातिवाचक होते हैं। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष को बोल दें कि जैसे कि राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी, तो हमने वो राष्ट्रपति जो है एक शब्द को व्यक्तिवाचक के लिए कह दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, महात्मा गांधी जी जो है राष्ट्रपिता एक क्या थी, जातिवाचक संज्ञा थी, लेकिन हमने ये सिर्फ शब्द महात्मा गांधी जी के लिए ही यूज किया है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। चलिए पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है जो श्रेय शब्द है एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें किन वर्णों के सम्मिलित करके इस शब्द का निर्माण किया गया है। स और रै वर्णों का, श्रेय और रै वर्ण का, से और रै वर्ण का और श्रेय और ए वर्ण का। तो स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बनाएंगे। जो श्रमिक वाला से है, ये श्रमिक वाला से ये किन दो
व्यंजनों के संयोग से बना है। तो आपको पता होगा, एक तो ये जो ये स होता है सर संजम वाला स और रे, इसमें दो ये व्यंजन मिले हैं तब जाकर ये श्रमिक वाला स बना है। तो ऑप्शन नंबर सी फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास बहुत ज़्यादा है और टाइम हमारे पास बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है विशेष्य, विशेषण, क्रिया विशेषण या सर्वनाम। स्टूडेंट देखिए, रमेश की पुस्तक कैसी है, तो कैसी है, पुरानी है, यानी कि इसमें हम किसी चीज को प्राथमिकता दे रहे हैं, पुस्तक को प्राथमिकता दे रहे हैं। और पुस्तक कैसी है, नई है, पुरानी है, खराब है, बेकार है, तो कैसी है, पुस्तक पुरानी है। यानी कि यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है, पुस्तक की। तो जिसकी हम विशेषता बताते हैं उसको हम ये कहते हैं, विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता बताता है उसको हम विशेषण बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है, कर्म कारक, करण कारक, संबंध कारक या अपदान कारक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपदान कारक। अगर मैं आपको बता दूं, किसी अलगाव, दूरी, ईर्ष्या, छोटा बड़ा, सुंदरता या किसी चीज में कंपेयर की जाती है, यहाँ पर डर की भावना होती है, तो आप वहाँ आंख मीच के आंसर लगाएंगे अपदान कारक। तो इन सभी में क्या है, अपदान कारक होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प चुनिए। यह दीपा पौधों को पानी दे रही थी, अपूर्ण भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल। तो दीपा पौधों को पानी दे रही थी, इसमें कौन सा काल है, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के अपूर्ण भूतकाल है। यानी कि दीपा पौधों को पानी दे रही थी, वह अभी दे ही रही है, उसने अपना काम पूरा नहीं किया है, तो वो क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल में हो जाएगा। अगर ये होता कि दीपा ने पौधों को पानी दिया, यानी कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो जाएगा। या दीपा पौधों को पानी देती है होता तो आसन भूतकाल होता। क्या दीपा ने पौधों को पानी दिया होगा, तब आप लगाएंगे संदिग्ध भूतकाल। तो चारों ऑप्शन मैंने आपके सामने रख दिए हैं, किस किस से आंसर कैसा कैसा बनेगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिखाई दे रहा होगा, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। क्रिया विशेषण है, अव्यय शब्द है, सर्वनाम शब्द है, ये संज्ञा शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आप मुझे आंसर बताने वाले हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। लेकिन बात करता है ये समुच्चय बोधक शब्द में आएगा, और समुच्चय बोधक शब्द को हम क्या बोलते हैं, अव्यय पद कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन है, कटहरा शब्द का तत्सम रूप है कटहल, कड़वा, काष्ठगृह या कंठफल। तो कटहरा शब्द का जो तत्सम रूप होता है वो आप मुझे क्वेश्चन को आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, कटहरा का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है काष्ठगृह। कटहरा का तत्सम काष्ठगृह और काष्ठगृह का तद्भव रूप हो जाएगा कटहरा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। स्टूडेंट अगर आप यहाँ देख रहे होंगे, कटहल, कटहल का जो तत्सम रूप होता है वो होता है कंठफल, और कंठफल का तद्भव रूप होता है कटहल। तो अगर आपसे पूछेगा कटहल का तो आप बता दें कंठफल, कटहरा का पूछेगा तो आप बता देंगे काष्ठगृह। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल के सामने बता दिए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो भी आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप बहुत अच्छे से अपने क्वेश्चन आंसर को भी लगा पा रहे होंगे और बहुत अच्छे से आप सीख भी पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा फारसी शब्द नहीं है, देहाती, सिफारिश, चश्मा, तारीख। तो क्वेश्चन नंबर 10 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। तारीख क्या है, ये फारसी शब्द नहीं है। अगर आपसे पूछेगा तारीख फारसी शब्द नहीं है तो ये कैसा शब्द है, तो तारीख जो है एक अरबी शब्द है। तो आप इसका आंसर लगाएंगे तारीख, और तारीख कैसा शब्द है, अरबी शब्द है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है बिडोजा, पिशून, मार, अस्मक। तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11 का आप मुझे राइट आंसर बताने वाले हैं। तो कामदेव का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है मार। तो मार क्या है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा होगा बिडोजा, बिडोजा जो है ये इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है।
पिसून किसका होता है? चुगलखोर का, पर्यायवाची होता है। और अस्मक किसका होता है? अस्मक होता है पत्थर का। तो आप ये चारों के चारों क्वेश्चन के यानी कि चारों ऑप्शन आप समझ गए होंगे, किसका क्या हो सकता है और क्यों नहीं होगा वो भी आपको पता चल गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अतिवृष्टि का विलोम है, क्वेश्चन नंबर 12 है, अतिवृष्टि का विलोम है महावृष्टि, लघु वृष्टि, अनावृष्टि या न्यून वृष्टि। तो आपको पता होगा अतिवृष्टि का जो विलोम होता है वो होता है अनावृष्टि। अनावृष्टि यानी कि अतिवृष्टि का मतलब होता है, वृष्टि का मतलब होता है वर्षा, जहाँ पर बहुत अत्यधिक मात्रा में वर्षा हो जाए, और जहाँ पर वृष्टि ना हो वो हो जाएगा अनावृष्टि। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए शब्द होगा अनुपम, अल्पज्ञ, ज्ञानी या अनुयायी। तो जिसकी कोई उपमा ना दे सके उसको एक शब्द बताएंगे तो हो जाएगा अनुपम, उसके लिए एक शब्द कहा जा सकता है। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत क्रोध करना, बिल्कुल बदल जाना, अत्यधिक घमंड होना या लाल और पीला रंग डालना। तो लाल पीला होने का सही मुहावरे का आप अर्थ बताएंगे तो क्वेश्चन नंबर 14 का आप राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि अत्यधिक क्रोध होना लाल पीला मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोनों क्वेश्चन के राइट आंसर पता चल गए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपको 15 दिखाई दे रहा होगा कि कोयले की दलाली में मुंह काला होना लोकोक्ति का सही अर्थ है। गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है, बुरे काम का नतीजा बुरा होता है और बुरी संगति में कलंक लगता है, या बुरे विचार वाले व्यक्ति को अपमानित ही करते हैं। तो कोयले की दलाली में मुंह काले जो लोकोक्ति है, इसका सही अर्थ हो जाएगा कि बुरे संगति में कलंक तो लगता ही है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। बढ़ते हैं 16 की तरफ। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय से एक नए क्वेश्चन तो 100% पूछा जाएगा, तो आपको इसके लिए रहना पड़ेगा तैयार। तो प्रत्युत्पन्न में शब्द में जो उपसर्ग दिया है वो कौन सा है? प्र है, प्रति है, प्रत्यु है या प्रत्युत है? तो आप बताएंगे प्रति उत्पन्न में जो शब्द है वो हो जाएगा प्रति। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। और आपसे पूछेगा इसमें मूल स्वर क्या है तो आप बताएंगे उत्पन्न क्या है, इसमें मूल स्वर है स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, कौन सा? ए लगा है, कै लगा है, इक लगा है या ईक लगा है? तो औपचारिक शब्द में जो प्रत्यय लगा है वो लगा है इसमें इक प्रत्यय। स्टूडेंट अगर आपसे पूछेगा कि औपचारिक शब्द में मूल स्वर क्या, मतलब मूल शब्द क्या है, तो आप बताएंगे उपचार। उपचार क्या है? इसमें मूल शब्द है और इसमें लगा है प्लस इक प्रत्यय। जब इक प्रत्यय लगता है तो ऊ का बन जाता है ओ, और जो बाद वाला स्वर होता है वो दीर्घ जो कहते हैं लघु ई इस पे लग जाती है और ये हो जाएगा औपचारिक। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या है? सम प्लस गृह प्लस आल्य, सत्य प्लस गृह प्लस आल्य, सत्य प्लस गृह प्लस आल्य या सम प्लस गृह प्लस आल्य। तो संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या है, ये आप इसका राइट आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। संग्रहालय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सम, जिसमें लगा है हलंत, और इसका शब्द हो जाएगा गृह प्लस आल्य, यानी कि क्वेश्चन नंबर के डी, ये हो जाएगा राइट आंसर। और संग्रहालय में आपसे पूछेगा इसमें मूल स्वर क्या है तो आप बताएंगे गृह। गृह इसमें मूल शब्द है, आल्य लगा है इसमें प्रत्यय, सम लगा है उपसर्ग। सम उपसर्ग है, आल्य इसमें प्रत्यय है और गृह इसमें मूल शब्द है। कभी कभी आपसे क्या है मूल शब्द भी पूछ लेता है, तो आपको तीनों तरह से क्वेश्चन को हैंडल करना आना चाहिए, तभी आप अपने अच्छे स्कोर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, यथासंभव में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है या द्विगु समास है? तो यथा संभव में जो हो जाएगा वो हो जाएगा अव्यय समास, क्योंकि जिन भी शब्दों के आगे कोई भी अव्यय पद लगा होता है तो वहां पर अव्ययभाव समास होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, सलमा घर जाती है वाक्य है, सरल वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य है या इच्छार्थक वाक्य है? तो सलमा घर जाती है यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इसमें हो जाएगा सरल वाक्य, क्योंकि इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही प्रधान वाक्य है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तुम तुम्हारा काम करो,
तुम का काम करो, तुम तेरा काम करो, या तुम अपना काम करो। तो आपको क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ने से पता चल क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, यानी कि तुम अपना काम करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत या कवित्री। तो स्टूडेंट जो इस शब्द जो सही शब्द है, सही वर्तनी वाला शब्द है वो हो जाएगा अंत्याक्षरी, यानी कि अंत्याक्षरी में आधा न्याय बनता है और आधा तय बनता है, ये शब्द सही है। पूजनीय शब्द क्यों गलत है, अगर होता पूज्य तो पूज्य में बनता है आधा जय, अगर पूजनीय होगा तो पूजनीय में क्या है पूरा जय बनता है और नियम बनता है, तो ये इसलिए गलत है। तदुपरांत जो लिखा जाता है स्टूडेंट, तदुपरांत लिखा जाता है, तदु नहीं होता, वो लिखा होता है तदोपरांत, तो इसमें दै में मात्रा लगेगी। और कवित्री में जो होगा, जो इसमें य की मात्रा दी है, जिसमें य की मात्रा दी है ना, ये फालतू दी हुई है। बै पे जो मात्रा है ये फालतू, कवित्री नहीं होता, कवित्री होता है, तो इसमें जो बै की मात्रा ही है ना, ये बै की मात्रा नहीं होगी। तो चलिए राइट आंसर आपको पता चल के बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित वाक्यों में प्रथम और अंतिम अंश यानी 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। तो बीच वाले जो 4 अंश है, यह रे को क्रमानुसार व्यवस्थित करके सही विकल्प चुने। तो दिया है एक जो अंश है, भारत के गांव अभी भारत सरकार को सुधार के लिए और राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न करना होगा। तो इनको हमको एक राइट मतलब कि एक सार्थक वाक्य बनाना है, जिसका एक क्या है सार्थक शब्द अर्थ हो। तो भारतीय गांवों में, चलो लगाएंगे, भारतीय गांवों में सुधार के लिए, यानी कि सुधार के लिए अभी राज्य सरकार, ये भी भारत सरकार और राज्य सरकार को प्रयत्न करना होगा। तो देखिए मेरा तो ये बना है, आपका क्या बना है, तो मेरा तो राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर के बी, आप भी अपना राइट आंसर लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इन क्वेश्चन को करने के लिए बस थोड़ा सा आपको अपना जो आप कॉमन सेंस है वो यूज करना है, बाकी तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनाकर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि विभत्स रस का स्थायी भाव है, शोक है, विस्मय है, जुगुप्सा है, अद्भुत है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जुगुप्सा क्या है, विभत्स का स्थायी भाव होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। क्वेश्चन नंबर 25 है मंगल भवन अमंगलहारी द्रवधु दशरथ अदर बिहारी। इस पंक्ति में किस छंद का उपयोग हुआ है, सोरठा का, चौपाई का, दोहा का, सवैया का। तो क्वेश्चन नंबर 25 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24। इसमें क्या है 16 मात्रा ऊपर है और 16 मात्रा नीचे है। आपको मात्रा पता होगा, जो दीर्घ होता है उसमें दो गुरु की मात्रा लगती है, और जो ह्रस्व स्वर होता है उसमें क्या है लघु की मात्रा लगती है। तो आपको मात्रा का ज्ञान होगा, तो आप अगर मात्रा लगाएंगे तो ऊपर वाली पंक्ति में 16 मात्रा, नीचे वाली पंक्ति में 16 मात्रा है, और जिन पंक्ति में 16 मात्राएं होती है उसे चौपाई छंद कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा चौपाई। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बहुत ही अच्छे से। पहले आप उसको क्वेश्चन को रीड पढ़ करेंगे, उसके बाद आप क्या अपना आंसर लगाएंगे। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। तेरी बर्छी ने बर छीने, तेरी बर्छी ने बर छीने खलन के। तो पंक्ति में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आप मुझे राइट आंसर बताएंगे यमक अलंकार। देखिए एक बर्छी तो यहाँ आए हैं, एक बर्छी ने यहाँ आया है, यानी कि कहने का मतलब है इसमें दो शब्द युगल, एक ही शब्द है लेकिन युगल है। आपको पता होगा परिभाषा है शब्द अनेक, शब्द युगल, अर्थ अनेक, अलंकार यमक। तो आपको पता चल गया अलंकार तो यमक है, लेकिन अगर आपसे पूछेगा दोनों शब्दों का अर्थ क्या है तो आप बताएंगे। पहली वाली जो बर्छी है उसका मतलब हो जाएगा शस्त्र। आपको पता होगा एक बर्छी एक शस्त्र होता है, जिसको पहले हम भाला बोलते थे ना, तो थोड़े बहुत उसको छोटा रूप होता है, उसको हम बर्छी बोल देते हैं। तो बर्छी का मतलब हो जाएगा शस्त्र, और दूसरी बर्छी का मतलब हो जाएगा, आप बताएंगे दूसरी बर्छी का मतलब है पति। यानी कि ऐसी तेरी बर्छी यानी तेरे शस्त्र ने पति के बर्छी ने खलन के। तो आप बताएंगे पहली बर्छी का मतलब शस्त्र और दूसरी बर्छी का मतलब पति। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यमक अलंकार। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने खंड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन है 7 है, 12 है, 5 है, 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आप स्टूडेंट राइट आंसर बताएंगे तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस में कितने खंड हैं, कितने कांड आते हैं, आप बताएंगे इसमें 7 कांड आते हैं।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। हिंदी की आदि जननी है कौन सी है? पाली है, संस्कृत है, अपभ्रंश है, प्राकृत है। तो हिंदी की आदि जननी कौन सी है? संस्कृत है, यानी कि हर सभी भाषाओं की आदि जननी कौन सी है? वो संस्कृत ही है। तो तीनों क्वेश्चन के राइट आंसर आपको पता चल गए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पर दिया है गद्यांश। तो पहले आप एकदम शांत मन को शांत करके पढ़ेंगे गद्यांश, उसके बाद हम लगाएंगे इसके क्वेश्चन। तो 29 से 33 तक इसमें क्वेश्चन दिए हैं। तो पहले आराम से पढ़ेंगे गद्यांश, फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन। तो मैं पढ़ रही हूँ, आप भी पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांत रखना ही एक योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठे आस्था रखें कि हाँ, मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। अतः एकाग्रचित्त होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपनाकर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अत्यधिक आनंदमय लगेगा। हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य के लिए नई उत्साह, हृदय में निर्मलता, शीतलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना किसी खर्च के, किसी उपचार के बिना ही पाचन शक्ति स्वतः ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना, गड़बड़ाते रहना हमारे मन के गुब्बार के ही परिलक्षित करते हैं। इससे हमारी पहचान पर धब्बा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती है। अगर हम कुछ समय निकालकर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्रि में शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपनी व्यक्तिगत दैनंदिनी, जिसको हम बोलते हैं डायरी, में दिन भर के घटनाएं लिखते हैं, जब हम शांत नहीं रह सकते तो कुछ दिनों बाद वह दैनंदिनी पढ़ने पर आप अपनी तब की कमजोरी पर स्वयं हंस पड़ेंगे कि कितनी छोटी बात पर हम क्रोध करने लगते थे। आओ गुस्सा और उत्तेजना को फेंक दें और शांत रहना शुरू करें। चलिए, आपने गद्यांश भी आपने पढ़ लिया होगा, मैंने आपको पढ़कर सुनाया है तो आपने समझ भी लिया होगा। चलिए लगाते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो गद्यांश से दिया है कि उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या है? तो आपको पता होगा, शांत रहो, खुश रहो, सफलता का उपाय, एकाग्रचित्त मन या क्रोध पर अमंगल। आपको पता होगा इसमें जो बात कही जा रही है अपने गुस्से को शांत रखने की और स्वस्थ और सुखी रहने की बात की जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्रोध आने की स्थिति पर शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है? आपको पता है ना, इसमें दिया गया था कि अगर आप अपने क्रोध पर हम अगर शांत रहने की प्रवृत्ति करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? इस योग को महायोग कहा जाता है। आप पीछे जाकर एक बार फिर से उसको गद्यांश को पढ़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 31। क्रोध पर काबू पाने, क्रोध को काबू में रखने के लिए मुख्यतः कौन सा रोग दूर होते हैं? मन के गुब्बार, पाचन क्रिया से जुड़े, अशांत रहना, ये चीखना चिल्लाना। तो क्वेश्चन नंबर 31 का स्टूडेंट आप मुझे राइट आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा पाचन क्रिया से जुड़े जो रोग होते हैं वो स्वतः ही दूर हो जाते हैं। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं? गले पर, मस्तक पर, हम सारे शरीर पर या ओजस्वी चेहरे पर? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आप राइट आंसर बताने वाले हैं, आप बताएंगे हमारे ओजस्वी चेहरे पर क्या है? चिंता की रेखाएं उभर आती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन जो हमारा गद्यांश से जुड़ा हुआ है। शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें? डायरी पर लिखे अनुभव स्वयं पढ़ें, शांत वातावरण में सोने जाएं, क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें और विश्वास पूर्वक प्रभु से प्रार्थना करें। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा उसमें बताया गया था कि क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें और जब बाद में आप शांत हो जाएं तो उन अनुभवों को पढ़ें तो आपको आपकी कमजोरी का पता चल जाएगा। तो ये थे हमारे गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन जो आपने बड़े अच्छे से डील किए होंगे, सारे क्वेश्चन आपने सही बनाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अनौपचारिक, उल्लेखीय,
औपचारिक और आधिकारिक। तो जो ऊपरी दिखावा दिखाया जाता है उसके लिए जो एक शब्द है क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा औपचारिक। कहते हैं ज़्यादा मेरे साथ औपचारिकता निभाने की जरूरत नहीं है। औपचारिकता कहाँ निभाते हैं? जब कोई मान लें नया रिश्ता बनता है तो हम अपने आप को बड़ा अच्छा बड़ा गुड दिखाते हैं, यानी कहते हैं औपचारिकता निभाते हैं। वहाँ पर कहते हैं ना मेरे सामने ज़्यादा औपचारिकता निभाने की जरूरत नहीं है, आप कैसे हैं मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। तो आप ये क्वेश्चन अगर जनरल लाइफ में भी इसको रिलेट करेंगे तो आप इसका क्वेश्चन बनाकर ले जाएंगे। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। निम्न में से कौन सा बायस का समानार्थी शब्द नहीं है? काग का, एकाक्ष का, काग का या हरित का? तो क्वेश्चन नंबर 35 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो बताएंगे ऑप्शन नंबर के डी, यानी कि जो है बायस क्या है, हरित का एक समानार्थी शब्द नहीं होता है। तो बायस क्या है, कागा का भी होता है, कागा का भी होता है, एकाक्ष का भी होता है। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरित। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आई होप आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, बहुत अच्छी आपको गट्स फीलिंग भी आ रही होगी कि हाँ हमने कितना सीख लिया है और किस सब्जेक्ट को हमको कितना ध्यान देना है और किसको हम क्या है प्रैक्टिस में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 36 है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प में किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो इसमें शब्द दिया है कि उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है, तो क्या इसमें बदलाव कर सकते हैं क्या नहीं? चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन। सेक्रेटरी लगता है, सेक्रेटरी है, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या सेक्रेटरी लगा हुआ है। तो कहते हैं ना उसका भाई क्या है, सेक्रेटरी है। तो ऑप्शन नंबर के 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका विवाह न हुआ हो उसको क्या कहते हैं? अपरिग्रह बोलते हैं, अपरिणीत बोलते हैं, अविकारी बोलते हैं, अनुरक्त बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिणीत। आपको पता होगा अगर आपके यहाँ पर शादी का कार्ड आता होगा वहाँ लिखा रहता होगा परिणीत लड़के का नाम और परिणीति लड़की का नाम, यानी कि जिसका विवाह होने की तारीख निश्चित हो जाती है, तय हो जाती है, तो वहाँ पर उनके लिए परिणीत शब्द का यूज किया जाता है, और जिनकी शादी नहीं होती उनको अपरिणीत शब्द से डिनोट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिएगा हमारे यहाँ पर हिंदी के टोटल 37 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। आपने 37 में से कितना स्कोर किया है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और आपको पता चल गया होगा कि आपकी तैयारी हिंदी में कितने लेवल की हो गई है और कितने लेवल की आपको मेंटेन करके चलनी है। ये सेट जो है ज़्यादा हाई लेवल का टेस्ट नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था और आपने बहुत से बच्चों ने वहाँ पर पेपर भी दिया होगा, तो इतना हाई लेवल का पेपर नहीं था। ये सब नहीं था कि मतलब कोई भी 2 महीने में तैयारी करे तो वो पेपर कराएगा, लेकिन जो बच्चा लगातार कंटिन्यू तैयारी कर रहा है तो अच्छा खासा स्कोर बना के ले जाएगा। आई होप आपको इसमें 30+ इसमें क्वेश्चन बनने चाहिए, तो आप हिंदी में एकदम बढ़िया स्कोर करके ले जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की तरफ, जो है हमारा सामान्य अध्ययन का। अब हमारे जो क्वेश्चन 38 से लेकर चलेंगे 75 तक, यहाँ पर हम सामान्य ज्ञान, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर और जीके जैसे स्टेट के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ेंगे। नवंबर 2023 में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन है पोल मारे को, सारा वर्स्टीन को, पोल लिंच को, या जोनाथन को। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोल लिंच को यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो ये है हमारा क्वेश्चन करंट अफेयर का, और आप बताएंगे कि ये कहाँ के हैं। अगर आपसे पूछ लेगा कि पोल लिंच का संबंध कहाँ से है तो आप बताएंगे आयरलैंड से इनका संबंध है, और आयरलैंड की जो राजधानी वो जाएगी डबलिंग। तो आप ये क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। और ये अगर आपसे पूछेगा कि इनको जो बुकर पुरस्कार मिला है इन्होंने किसकी रचना की थी, तो प्रोफेट इनकी एक रचना थी, उसके लिए इनको ये बुकर पुरस्कार दिया गया है। आपसे रचना भी पूछ सकता है, किसी देश के रहने वाले हैं वो भी पूछ सकता है, और इन व्यक्ति का नाम क्या है वो भी आपसे पूछ सकता है। तो मैंने तीनों क्वेश्चन आपके सामने रख दिए हैं, तो जो आपको पता होने चाहिए थे। क्वेश्चन नंबर 39 है कि उत्तर प्रदेश का मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है लखनऊ, कानपुर, वाराणसी या गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश का मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है, तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 39 का जो आप मुझे राइट आंसर बताएंगे वो हो जाएगा कानपुर में। ये कानपुर में है क्योंकि आपको पता होगा उत्तर प्रदेश की जो औद्योगिक राजधानी उसको कानपुर कहते हैं। और उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 40 है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है वे हैं धौलाधर, पीर पंजाल, रणज्योति, नागटिब्बा, लद्दाख और तथा पीर पंजाल, मध्य हिमालय तथा शिवालिक। तो कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य में आती है? तो ऑप्शन नंबर के ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा धौलाधर और पीर पंजाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ेंगे। अक्टूबर 2023 में किसने उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है? ऑप्शन है प्रोफेसर गणेशी लाल, रघुवर दास, डॉक्टर लक्ष्मण आर्य मलिक या सत्यनारायण जटिया। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आप मुझे राइट आंसर बताने वाले हैं, तो आप बताएंगे तो यहाँ पर जो राज्यपाल के रूप में किसने यहाँ पर शपथ ली है, तो उनका आंसर हो जाएगा रघुवर दास। क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वो स्लाइड हमारे सामने आ गई है, थोड़ा मैं जूम कर लेती हूँ जैसे कि आपको क्वेश्चन और भी अच्छा दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 42 है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है चंद्रप्रभा, नवाबगंज, हस्तिनापुर और प्राणीपुर। तो सबसे बड़ा जो हमारा उत्तर प्रदेश का वन्य जीव विहार है वो हो जाएगा हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर जो आपको पता होगा ये 5 जिलों में अवस्थित है, यानी कि इसकी सीमा जो है 5 जिलों में फैली हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 34। उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि को? व्यास को, वशिष्ठ को, वाल्मीकि को, ये भृगु ऋषि को। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि जो गुरु पूर्णिमा समर्पित है उत्तर प्रदेश में वो किस ऋषि को समर्पित है वो आप बताएंगे व्यास को। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर के ए। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? रामगंगा, गोमती नदी, वेनगंगा नदी या राप्ती नदी। तो आप बताएंगे वेनगंगा नदी का संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है, तो यह कहाँ पर बहती है? ये बहती है केरल में। तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा वेनगंगा। और आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में सम्मिलित होने वाली, मिलन करने वाली पहली नदी कौन सी है? रामगंगा। और हमारा जो मुरादाबाद जनपद है वो कहाँ पर, वो रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। बरेली भी रामगंगा नदी के किनारे बसी है। गोमती के बसे किनारे पर स्थित राज्य जो जिले के नाम है लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, और राप्ती नदी पर बसा है हमारा गोरखपुर। तो चलिए ये डिटेल मैंने आपको बता दी है, क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 45 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? एम्स पटना में, एम्स नई दिल्ली में, एम्स जयपुर में या एम्स देवघर में। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो आप मुझे स्टूडेंट राइट आंसर बताने वाले हैं वो हो जाएगा एम्स देवघर में ही, यानी कि कहाँ पर है? झारखंड में। यहाँ पर मोदी जी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? अनिरुद्ध का, उदयन का, बिंबिसार का या नागादशक का। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु और अजातशत्रु का पुत्र कौन था? उदयन। तो ये थे इनके क्रमानुसार शासक। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी बिंबिसार। चलिए ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं 47। चुंबक के प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? पोइज, टेस्ला, डायोप्टर या कैंडेला। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आप मुझे स्टूडेंट राइट आंसर बताने वाले हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्ला। क्या है? चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक होता है। तो सब सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे, बहुत अच्छे से आपने समझ भी लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि अक्टूबर 2023 में जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 107वां, 108वां, 110वां या 111वां। तो क्वेश्चन नंबर 48 का स्टूडेंट राइट आंसर बताएंगे 111वां स्थान प्राप्त हुआ था, यानी कि भारत भूखमरी के मामले में कौन से स्थान पर है? 111 स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? पंचायत भाग 9 में आती हैं, नगर पालिका भाग 9 कै में आती हैं, सहकारी समिति भाग 9 ख में आती हैं या अधिकरण भाग 10 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण भाग 10 में नहीं आते हैं। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारा राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि अक्टूबर 2023 में 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली, भोपाल, जयपुर, मुंबई। तो क्वेश्चन नंबर 50 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो बताएंगे आप नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को रीड करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद
प्रयागराज जनपद के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, यानी कि प्रयागराज से कौन अपनी सीमा नहीं बनाता है? जौनपुर, प्रतापगढ़, भदोही, फतेहपुर सीकरी। तो क्वेश्चन नंबर 51 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फतेहपुर सीकरी की क्या है, प्रयागराज जनपद से सीमा नहीं लगती है। तो किस किस से यानी सीमा बनाता है, तो मैं वो आपको बता देती हूँ। ये जौनपुर से सीमा बनाता है, अपनी प्रतापगढ़ से सीमा बनाता है, भदोही से सीमा बनाता है, और ये चित्रकूट से अपनी सीमा बनाता है, और एक हो जाएगा ये कौशाम्बी से भी सीमा बनाता है, और मिर्जापुर से भी सीमा बनाता है। यानी कि अगर आप देखेंगे ये 6 जिलों से अपनी सीमा बनाता है, जौनपुर, भदोही, प्रतापगढ़, मिर्जापुर हो जाएगा, कौशाम्बी और चित्रकूट। तो ये भी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कभी कभी आपसे पूछ लेता है, मुख्यतः ये लखनऊ से संबंधित जिले की सीमा लगाने वाले ही राज्य पूछता है, लेकिन कभी कभी ये अदर भी पूछ सकता है। चलिए पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ पहुंच गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी, 27 जुलाई, 5 अगस्त या 8 सितंबर। तो क्वेश्चन नंबर 52 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 सितंबर को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर के डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। दक्षिणी एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? उत्तराखंड में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में। तो दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? वो जगह किया जाएगा लद्दाख में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा गया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है? मेंडुला, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो आपको पता होगा जो अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है वो है मेडुला। और मेडुला क्या है? ये हमारे पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, यानी कि हमारे अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस ये हमारे अग्र मस्तिष्क के भाग होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए, मेडुला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? सहारनपुर, वाराणसी, गोरखपुर या लखनऊ। तो आपको पता होगा दशहरी आम जो उत्तर प्रदेश में फेमस है वो है लखनऊ के। और लखनऊ के कौन कहाँ के हैं? ये हैं आप जो दशहरी आम है वो लखनऊ में बहुत ही अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। तो और ये आपको पता है लखनऊ से जो आम को विदेशों में भेजा जाता है वो नवाब ब्रांड से ही उत्तर भारत से मतलब उनकी क्या है निर्यात किया जाता है अदर देशों में। तो क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 56। आलू निम्नलिखित में से किसका प्रमुख स्रोत है? प्रोटीन का, वसा का, खनिज पदार्थ का, कार्बोहाइड्रेट का। तो आपको पता होगा आलू के अंदर सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 57 है, अजंता एवं अरोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? नासिक में, मुंबई में, औरंगाबाद में या पुणे में। तो अजंता और अलोरा की जो गुफाएं हैं वो आती हैं महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में आती हैं औरंगाबाद में। जो वर्तमान औरंगाबाद का नाम हो गया छत्रपति साहू जी महाराज, यहाँ पर इनका नाम हो गया, यानी कि अब इसको औरंगाबाद नहीं कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 है कि मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में, पदुकोट्टे में या श्रीरंगम में या तंजावुर में। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु के मदुरई में यह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आप मुझे बताएंगे इसका आंसर कहाँ हो जाएगा? पेरिस फ्रांस में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, वाशिंगटन DC USA में है या लंदन UK में है। तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? आप मुझे इसका राइट आंसर बताने वाले हैं। तो WHO का जो मुख्यालय हो जाएगा वो हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। तो 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस भी बनाया जाता है, और अभी ये हाल फिलहाल में बीता भी है। तो आप इसका राइट आंसर याद रखेंगे। तो चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 60 हम रीड करेंगे कि यदि राज्य सरकार नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं करती है
तो नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? उच्च न्यायालय के पास, उच्चतम न्यायालय के पास, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर कोई भी राज्य सरकार नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं करती है तो क्या हम इसको लेकर के कहाँ जा सकते हैं? हमको वही आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। ये हमारे क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। यानी कि हम इनको, अगर कोई भी राज्य सरकार नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं करती है तो हम इनको लेकर के ना तो हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं ना ही सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, क्योंकि यह वाद योग्य नहीं है। लेकिन हाँ, अनुच्छेद जो हमारा 37 है, अनुच्छेद 37 में वर्णन दिया गया है कि राज्य सरकार कोई भी स्कीम या कोई भी कानून निकालेगी तो वह नीति निर्देशक सिद्धांतों को ही अंतर्गत रखते ही वह अपने कानून को निकालेगी। पर इतनी बात कही गई है, लेकिन लागू करे या ना करे ये राज्य सरकार पर डिपेंड करता है। आप इनको लेकर के किसी भी कोर्ट में इनकी शिकायत के लिए नहीं जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। अगर आपसे पूछेगा कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन कहाँ से कहाँ तक है तो आप बताएंगे अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के अंदर इनका वर्णन किया गया है। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है। ये क्वेश्चन लगता है फिर से आ गए हैं, बट आप इनका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 भी हमारा हो गया है और 52, 54 ये भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 55, 56, 57 ये भी हो गए हैं। 58, 59, 60 भी हो गए हैं। चलो 61 हमारा क्वेश्चन थोड़ा गायब हो गया, लेकिन 62वां क्वेश्चन हमारा आ गया है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है। नाम है वीर बहादुर सिंह मुक्त विश्वविद्यालय, राम मनोहर सिंह लोहिया मुक्त विश्वविद्यालय, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, या दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है, उसका नाम आप कमेंट में बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 62 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय भारत उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पढ़ेंगे कि मुद्रास्फीति के दौरान करों की दरों में निम्नलिखित में क्या होगा। यानी कि अगर मान लो मुद्रास्फीति हो जाती है तो जो कर है, यानी जो करों की जो होती है उनको हम बढ़ाते हैं, घटाते हैं, या क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, कमी करते हैं, स्थिर बना रहना, या घटता बढ़ता। तो मुद्रास्फीति हो जाती है तो हम क्या करते हैं, करों की जो दर होती है उनमें क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चेचक के लिए टीके यानी वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? सर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिक ने, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एडवर्ड जेनर ने, लुईस पास्चर ने। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके यानी वैक्सीन का आविष्कार किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65, किस नदी पर और किस राज्य में जैगबाड़ी बांध अवस्थित है? रावी नदी पंजाब में, बनास नदी राजस्थान में, गोदावरी महाराष्ट्र में, और पेरियार नदी केरल में। तो जायकबाड़ी परियोजना कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र में। और कौन सी नदी पर अवस्थित है? गोदावरी नदी पर अवस्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 64 और 65 को आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, कर हल भी किया होगा और क्वेश्चन का आंसर भी आपने लगाया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तापी नदी, लूनी नदी, नर्मदा नदी और तुंगभद्रा नदी। तो धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी का निर्माण करती है? नर्मदा नदी करती है। कहाँ पर करती है? जबलपुर के निकट करती है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। तो कहने का मतलब है कि नेपाल के साथ कौन सा राज्य अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे असम क्या है, नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। यहाँ हो जाएगा उत्तराखंड, यूके, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार के बाद आ जाएगा सिक्किम, और सिक्किम के बाद हो जाएगा वेस्ट बंगाल। यानी कि 5 राज्य क्या है, बिहार से सीमा साझा करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 है कि दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? आप बताएंगे लॉर्ड बेसेल्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, या वॉरेन हेस्टिंग। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर के डी, वॉरेन हेस्टिंग के दौरान ही दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर हो जाएगा
वारेन हेस्टिंग, ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी? भगत सिंह ने, खुदीराम बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने या बिस्मिल अजीमाबादी ने? तो प्रसिद्ध जो क्रांतिकारी गीत था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह रचना किसने की थी? आप बताएंगे इसका आंसर। तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, बिस्मिल्ला अजीमाबादी ने इसकी रचना की थी। और इस गीत को फेमस किसने बनाया तब हो जाएगा भगत सिंह के द्वारा इसको फेमस किया गया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड वेलेस्ली? तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विलियम बेंटिक, ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, निम्न में से किसे सांख्यिकी का जनक कहा जाता है? R.A. फिशर को, पर्यासन को, बोर्टिंगस को या L.A.L. वोली को? तो किसको सांख्यिकी का जनक कहा जाता है आप बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, R.A. फिशर को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा भारतीय सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है आप बताएंगे प्रशांत महानोबिस को कहा जाता है भारतीय सांख्यिकी का जनक। अगर आपसे वैसे पूछेगा बड़े लेवल पर तो आप बताएंगे R.A. फिशर। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। रटले पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पर है, झेलम पर है, रावी पर है, ब्यास पर है? तो रटले पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आप बताएंगे ये चेनाब नदी पर स्थित है। और ये कहाँ आती है? जम्मू कश्मीर में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? 6.4%, 6.8%, 7.4% या 7.8%? तो क्वेश्चन नंबर 73 का स्टूडेंट आप ये राइट आंसर बताने वाले हैं। तो हमारा जो राजकोषीय घाटा कितना है? 6.4%। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आई होप ये हमारी आज की लास्ट स्लाइड है। क्वेश्चन नंबर 74 है, थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से, फुटबॉल से, हॉकी से या क्रिकेट से? तो थॉमस कप का संबंध हो जाएगा बैडमिंटन से, यानी कि ऑप्शन नंबर के ए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप सभी को कोशिश करना कि इसका आंसर आप सही बताएं, क्योंकि अंत भला तो सब भला। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश नहीं है? भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर? तो स्टूडेंट भारत क्या है? आसियान देश का सदस्य देश नहीं है। तो अगर आपको आसियान संबंधित देश विद मैप विद कंटेंट के साथ क्लास करनी है तो मैंने प्रमुख आसियान संबंधित संगठन की एक फुल डिटेल क्लास बनाई है विद मैप के साथ। तो आप जाकर वहाँ पर क्लास कर सकते हैं। वर्ल्ड मैप में वो क्लास पड़ी हुई है, वहाँ पर प्ले लिस्ट में आप बहुत अच्छे से उस क्लास को कर सकते हैं। मैंने आसियान और सार्क देशों को विद मैप के द्वारा आपको बहुत अच्छे से समझाया है, आप वहाँ पर जाकर के कर सकते हैं। तो चलिए ये था आज का हमारा टॉप 75 क्वेश्चन का सेट पेपर। काफ़ी अच्छे से आपने किया होगा, बहुत अच्छी मेहनत से किया होगा, सबने बहुत कुछ सीखा भी होगा, अपनी अच्छी से प्रैक्टिस भी कर ली होगी, खुद को जाना समझ भी लिया होगा। मैं आप सभी को मिलूंगी अगले टेस्ट पेपर में। हम ये टेस्ट जो करेंगे अल्टरनेटिव डेट के हिसाब से करेंगे। अगर आप एक दिन में नहीं कर सकते तो 2 दिन आपके पास बनते हैं, तो अच्छे से टेस्ट को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप ये टेस्ट प्रतिदिन करते रहते हैं तो आप स्कोर काफ़ी अच्छा करके ले जाएंगे। और मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा आप सभी को विदा लेती हूँ। विदा लेने से पहले एक बात मुझे कहनी है, अगर आपको टेस्ट अच्छा लगे, मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। अपना कमेंट जरूर डालना कितना आपने 75 क्वेश्चन में से अटेम्प्ट किया, कितना आपने सही कर पाए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक यू।